अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ है, उसके बारे में कि हम क्या ऐसी गलतियाँ पाकिस्तानी टीम ने की, कौन से ऐसे ब्लंडर्स थे बैटिंग में जिसकी वज़ह से हम लोग हारे, कप्तानी में कहाँ-कहाँ पे कोताहियाँ हुई, जो हमें मैच हारने का जो हमारा सबब बना। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, जो कि आपको इस मैच की हार को एक बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कप्तानी की, तो सलमान अली आगा टॉस के लिए आए। तो हैंडशेक वाला जो इशू है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। हैंडशेक एटलीस्ट होना चाहिए। क्रिकेट में सियासत को नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडिया लेके आ रहा है तो भाई, क्योंकि उनका भी सिक्का चल रहा है, तो वो जैसे चलाना चाहें वो चला सकते हैं। खैर, हैंडशेक नहीं हुआ, टॉस हुआ, पाकिस्तान टॉस जीता। अब टॉस जीत के पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी बॉलिंग। बॉलिंग स्ट्रेंथ किस लिए थी कि इनके पास स्पिनर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो इनको हमेशा जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको अंडर प्रेशर लाया जाता है। तो इनको टॉस जीत के पहले करनी चाहिए थी बैटिंग, क्योंकि बैटिंग इनकी कोलैप्स कर जाती है, वो वीक है। तो पहले अगर ये खेलते तो इनके ऊपर इतना प्रेशर ना होता, और ये अगर 140 150 भी बना जाते तो वो एक इस प्रेशर गेम में बहुत अच्छा टारगेट साबित हो सकता है, और पिच भी स्लो थी। तो खैर, पहला ब्लंडर इन्होंने ये किया कि ये टॉस जीते, और इन्होंने जनाब पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। खैर, बॉलिंग का फैसला कर लिया। पहला ओवर करने आए जी सलमान अली आगा साहब खुद। ठीक है, वो एक ट्रम्प कार्ड था, एक सरप्राइज था, और वो इनका जो पैंतरा था वो काम भी आ गया। पहले ओवर के अंदर 4 डॉट्स बॉल खेली हैं अपना अभिषेक शर्मा ने, और लास्ट बॉल के ऊपर उसने सर्कल के अंदर ही कैच दे दिया मिड ऑन के ऊपर। तो वो पैंतरा इनका कामयाब हो गया। जब इन्होंने देख लिया कि एक ऑफ स्पिनर जो है उसने पकड़ लिया है, तो इनको दूसरी साइड से भी ऑफ स्पिनर लगाना चाहिए था, जैसे कि साइम अयूब से ये बॉलिंग करवाते रहते हैं। दूसरा ओवर अमूमन साइम अयूब करता है पावर प्ले के अंदर। इन्होंने दूसरा ओवर दे दिया शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह पिछले तकरीबन 2-3 साल से लगातार वो रिदम में नहीं है। जब से वो इंजरी से वापस आया, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वो इक्का-दुक्का मैच के अंदर वो कोई जहाँ पे थोड़ी स्पोर्टिंग विकेट होती है, वहाँ पे वो कमाल कर जाता है, अदरवाइज़ वो कोई परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। 2021 वाला जो उसने मैच खेला था वर्ल्ड कप का, उसमें उसकी परफॉर्मेंस थी। तब उसका बॉल जो है अंदर स्पीड से भी आता था, इन स्विंग भी होता था, आउट स्विंग भी उसके पास थी, तो वो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन अब जब वो इंजरी से वापस आया है, तो उसके पास ना वो पेस है, ना वो उसके पास वो कंट्रोल है, लाइन लेंथ तो बिल्कुल भी उसके पास सिर्फ एक ही बॉल, वो आगे फुल करेगा या पीछे शॉर्ट बॉल करेगा। और शॉर्ट बॉल अगर आपने करनी है, तो या आपके पास वेरिएशन हो, आप स्लोअर बाउंसर करते हो तो फिर आप बच सकते हैं, या कटर आप करते हो तो फिर बच सकते हैं। वो भी एक एक आप कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं कि किस लेंथ के ऊपर मैंने बॉल डालनी है और किस पेस से डालनी है, तो फिर आप बचते हैं। अदरवाइज आजकल जो टी20 क्रिकेट बहुत फास्ट है, बैट्समैन हर बॉल पे शॉट खेलना और हर जगह पे शॉट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, हर बॉल के ऊपर। तो शाहीन शाह साहब आए, उन्होंने पहली बॉल ही शॉर्ट पिच की है अपना ईशान किशन को। ईशान किशन जो उसका ये वाला रीजन है, मतलब जो इधर वो लेग साइड पे अपनी टांगों वाली बॉल्स जो खेलता है, वो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेग साइड मिड विकेट पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने उसको बॉल करनी थी, तो आप उसको बाहर खिलाते, ऑफ साइड पे आप उसको बॉल करते और आगे कोशिश करते कि स्विंग करते। आपकी स्ट्रेंथ है स्विंग करना। आपने उसको पहली बॉल शॉर्ट की, उसने आपको पुल किया और सीधा 6, तब उसका बैट खुल गया। उसके बाद फिर वो नहीं रुका। अच्छा, दूसरा तीसरा ओवर फिर सलमान अली आगा करने हैं। जब आपने देख लिया कि आपके 2 ओवर अच्छे गए हैं, तो उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। आप शादाब को लेके आए, अबरार को लेके आए, और अब शादाब साहब तो वैसे भी क्या कहने उनके, वो तो आते हैं राइट आर्म फुल टॉस बॉलर हैं। आते साथ ही जनाब 15 से तो कम में उनका गुजारा ही नहीं होता। 15 से कम कवर वो उनके लिए, वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है कि अगर मैं 15 से ओवर कम दूँगा। खैर, शादाब को मार पड़ी, फिर अबरार को मार पड़ी। अब यहाँ पे ईशान किशन को लगातार मारे ही जा रहा है। तिलक वर्मा फंस रहा है स्पिन के ऊपर, वो उस तरह से हिट नहीं कर पा रहा। 2 लेफ्टीज खड़े हैं, तो कप्तान का ये हक बनता था कि जो उस्मान तारिक है, जिसका पिछले 6 महीने से हाइप बना हुआ है कि ये मिस्ट्री स्पिनर है, इसका किसी को पता नहीं है, इसका किसी को आइडिया नहीं है कि कब बॉल इसका तेज आएगा, कब इसकी गुगली आएगी, लो आर्म गुगली, हाई आर्म गुगली। उसके बाद 4-5 वेरिएशंस हैं, वो लेग ब्रेक भी करवाता है।
तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए था जब ईशान किशन मार रहा था। ईशान किशन को अगर आप उस्मान तारिक लेके आते, तो अगर ईशान किशन का बहुत अच्छा दिन जा रहा था ना, तो एक छक्का मार लेता। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बॉल उस्मान की उसको पड़ जाती जिसपे उसका टॉप ही लगता, या वो मिस हिट होती और वो कैच आउट हो जाता। तो आपका ईशान किशन जहां पे 70 रन बना गया है, वो अगर 30-40 पे आउट हो जाता, तो ये मैच का जो नतीजा था थोड़ा डिफरेंट होता। वहां पे इन्होंने नाकामी की। ठीक है, उसके बाद फहीम अशरफ साहब, मुझे फहीम अशरफ की समझ नहीं आती कि उसको खिलाया हुआ किस लिए। पिछले 6-7 माह से वो खेल रहा है, उसको कभी 1 ओवर करवाते हैं, कभी देते ही नहीं, कभी 2 ओवर करवाता है, कभी 4 ओवर करवा देता है, कभी वो अपना अटैक करना शुरू कर देता है। अजीब उसके साथ खेल रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से फील्डिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है, कभी उसकी बारी आ जाए तो वो एक आधी शॉट्स खेल जाता है, बस वही काम कर रहा है। तो जब वो फहीम अशरफ एक बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, इन्होंने उसको बैटिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ। उसके बाद जो शादाब है, शादाब भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, लेकिन आजकल वो बैटिंग ऑलराउंडर बना हुआ, बॉलिंग उससे हो नहीं रही। तो जब आपके पास वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग वो कर ही नहीं सही से रहा, तो आप उसकी जगह प्रॉपर बैट्समैन खिला लो, खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, फहीम के बाद आ गया जनाब नवाज। नवाज आप लेफ्टी के सामने आप नवाज को बॉलिंग दे रहे हो, तो नवाज जो है वो लेफ्ट हैंडर है, और लेफ्ट हैंडर जब आगे खेल रहा होता है तो उसके लिए वो एंगल बिल्कुल परफेक्ट होता है मिड विकेट पे मारने के लिए, क्योंकि बॉल उसकी साइड पे टर्न हो रहा है, वो उसको हिट आसानी से कर सकता है। तो उन्होंने उसके सामने उसको डाल दिया और उस्मान तारिक को लेके आए 11वें ओवर में, जब मैच बिल्कुल 10 ओवर में ईशान किशन ने आपका मैच बिल्कुल फिनिश कर दिया था, वो एक साइड पे लगा दिया था। क्योंकि आप अगर उसकी पारी देखते हैं, तो जिस तरह वो खेला है, बाकी बैट्समैन की आप स्ट्राइक रेट देख लें और उसकी स्ट्राइक रेट देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि पिच किस तरह का था। उसने 40 बॉल्स के ऊपर 77 रन बनाए, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है। अच्छा, कप्तानी में तो बहुत सारी इसने ब्लंडर्स की, फिर लास्ट ओवर इसने फिर से शहीन को दे दिया। शहीन पहले ओवर में 16-17 रन खा के गया, उसका तुक ही नहीं बनता था कि उसको वो ओवर दे। अगर उसको करवाना था तो उसको जो मिडिल ओवर्स थे उसके अंदर कहीं पे यूटिलाइज कर लेता। मतलब आपका जो प्रीमियम बॉलर है, प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर आपको इतना भी एतमाद नहीं था कि वो आपको बीच के जो मिडिल ओवर्स हैं वो आपको निकाल के दे दे। खैर उसको मार पड़ गई थी, लेकिन आपको फिर भी उसको मिडिल ओवर्स के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए था, ताकि वो हो सकता था कोई एक आधे विकेट आपको लेके दे देता, लेकिन खैर वो इन्होंने एंड पे उसको यूज किया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारी बैटिंग की। बैटिंग में आपको जो आपका पावर प्ले था, बिल्कुल इजी हो के आपको खेलना था। आपको सिर्फ पावर प्ले के अंदर चाहिए थे 50 से 60 रन। ठीक है, 50-60 रन आप उसमें बना लेते, बाकी आप 6-7 रन के रन रेट से बाद में आप इजीली चेज कर जाते। ये बिल्कुल स्टेज सेट था हमारे बाबर साहब के लिए कि वो आज अपनी इनिंग खेलते जो वो रेगुलरली खेलते हैं 120-130 की स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा जनाब, साहिबजादा फरहान साहब आते हैं ओपन करने, साथ में आते हैं साइम अयूब। साहिबजादा फरहान जो है वो सिर्फ लेग का प्लेयर है, ऑफ साइड पे बहुत कम जो है ना वो शॉट्स खेलता है। एक तो आप उसको हार्ड लेंथ जो है ना 4th 5th 6th नंबर पे ऊपर बॉल करते रहे, तो वो ना कट कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो ऑफ साइड पे उसको ऊपर मतलब दायरे से बाहर मार सकता है। ठीक है, उसको उसने लपेट के हुक शॉट या पुल शॉट ही मारनी होती, पुल शॉट ही मोस्टली वो मारता है। तो हार्दिक पांड्या बहुत ही कमाल का ऑलराउंडर है, इस वक्त पूरी दुनिया में उस जैसा व्हाइट बॉल के अंदर कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। आप उनकी बॉलिंग से देख सकते हैं वो किस तरह स्टडी करके आए थे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, कि हमने किस बैट्समैन को किस जगह पे बॉल करवा के आउट करना है। हार्दिक पांड्या ने 3 बॉलें सेम जगह पे साहिबजादा फरहान को की है, हार्ड लेंथ के ऊपर, वो कट नहीं कर सकता था, उसने उनको स्टॉप किया है, रोका है। उसके बाद चौथी बॉल जो है हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी उस लेंथ से शॉर्ट की है, शॉर्ट करके उसने वही उसकी जो लाइन थी वो वही थी, लेंथ उसने थोड़ी सी शॉर्ट की है, उसको बॉल किया है, वो जनाब उसको मारने गया है और सीधा मिड ऑन के ऊपर उसने कैच पकड़ा दिया। पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं किया, जब हार्दिक ने उसको बॉल किया है, उसके बल्ले से बॉल लगी है, हार्दिक ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि कैच है कि नहीं। उसको इतना एतमाद था खुद पे, अपने फील्डर्स पे, वो सीधा उसको स्टेयर करता गया है, अपना साहिबजादा फरहान की तरफ वो चलता गया और उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको देख रहा था। ये एटीट्यूड था उस बंदे का, और वो एटीट्यूड उसका बनता भी है, क्योंकि उसको अपने स्किल्स के ऊपर भरोसा है, उसके पास स्किल सेट है।
वो एक प्रोसेस से गुजर के आया, वो एक प्रोसीजर वो अपना जो है ना उसको फॉलो करता हुआ है। वो अगर इंजर्ड होता है वो खुद ब्रेक लेता है, अगर वो फॉर्म में नहीं है वो खुद ब्रेक लेता है, जाके खेलता है, उनके जितने भी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स हैं वो खेलता है, वहां पे परफॉर्म करता है, अपना रिदम वापस लेके आता है, फिर टीम में आता है। इस तरह नहीं होता कि आप इंजरी के बाद डायरेक्ट ही टीम में आ जाए, ना कोई डोमेस्टिक खेले, ना कोई कोई मतलब मैच प्रैक्टिस आपकी है ही नहीं, सीधा आप टीम में आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या ने उसको आउट किया। उसके बाद आए जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह पिछले काफी अरसे से उनका बॉलिंग लाइनअप में अटैक नहीं कर रहा, ठीक है ना, पावर प्ले के अंदर मोस्टली वो ओवर ही नहीं कर रहा। ओवर करवाते हैं पावर प्ले के अंदर उनके हर्षदीप सिंह करवाते थे या हार्दिक पांड्या करवाते थे, या फिर अक्षर पटेल को यूटिलाइज करते हैं। जसप्रीत बुमराह है दूसरा ओवर करने। जसप्रीत बुमराह ने उसको गुड लेंथ बॉल करवाई अपना साइम अयूब को। साइम अयूब उसको डाउन द विकेट आके खेलना चाहते थे अपना नो लुक शॉट, वो टॉप एज हुआ और 6 हो गया, ठीक है। वो वहां पे साइम अयूब लकी रहा। दूसरा बॉल उसको जो जसप्रीत बुमराह ने किया, शायद ही साइम अयूब ने अपनी पूरी जो उसका पूरा कैरियर है ना उसके अंदर उस तरह की बॉल फेस की हो। एक इन स्विंगिंग यॉर्कर करवाया 140 प्लस की स्पीड के ऊपर, और सामी यूब को समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या इस पे करना है। अगर आप वो उसका रिप्ले देखें दोबारा जाके, आप उसकी शॉट देखेंगे ना, तो उसका बैट तकरीबन 1 से 2 सेकंड लेट आया है। उसका बॉल जो है उसके फ्रंट पैड पे लग के उसके बैक पैड पे लगा, तब जाके उसका बैट आया। इतना लेट वो था उस बॉल पे। और जसप्रीत बुमराह ने उसको कहते हैं ना कह के आउट किया है कि इस तरह होता है आउट, इस तरह होता है आपका इन स्विंगिंग यॉर्कर, इस तरह स्विंग बॉलिंग होती है। हमारे शाहीन साहब जब बॉलिंग करवाने आए थे तो इनकी स्विंग ही नहीं हो रही थी। उसने दूसरी अपने स्पेल की दूसरी गेंद के ऊपर ही उसने वो करके दिखाया कि इस तरह स्विंग होती है। अगर आप कंपैरिजन करें तो जसप्रीत बुमराह भी कितनी दफा इंजर्ड हो के, बैक इंजरी सबसे डेंजरस इंजरी है, बैक इंजरी से वापस हो, जब भी वो आता है वो अपना रिहेबिलिटेशन कंप्लीट करता है, प्रॉपर फिट होकर फिर आके बॉलिंग करता है। उसकी स्पीड भी आप देख लें, सेम स्पीड है, उसकी स्पीड कम नहीं हुई। उसको आज 6 बॉल यॉर्कर करनी पड़े तो वो यॉर्कर कर सकता है, और हमारे शहीन ने एक यॉर्कर भी नहीं किया, एक यॉर्कर भी नहीं किया। खैर उसके बाद आपके दो, उसने दूसरी बॉल के ऊपर जनाब साइम अयूब को आउट किया। उसके बाद आया एक तरफ से सलमान अली आगा थे, दूसरी साइड से बाबर आजम थे। अब सलमान अली आगा साहब आप कप्तान है, बाबर भी आपके साथ खड़ा है, तो आप लोग दोनों को चाहिए था, दोनों आप सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं, आप एंकर भी कर सकते हैं, आप दोनों को चाहिए था कि अब आपकी 2 विकेट्स गिर गई हैं, अब आप सेंसिबल इनिंग खेलें। 2-4 ओवर अगर आप सही से नहीं भी आपके स्कोर आ रहे हैं, को 5-6 रन के रन रेट से तो कम से कम लेके जाएं। आगा सलमान साहब जी, उसने उसको गुड लेंथ पे बॉल की है, थोड़ा साइड पे आया, आगा सलमान साहब ने पता नहीं कौन सा शॉट खेला, उसकी तो समझ ही नहीं आई। उसने बिल्कुल ऐसे जैसे बंदा कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करवाता तो इस तरह कैच बना के दिया, जी कैच पकड़ लें जनाब। तीसरा 2 ओवर के अंदर हमारे 3 आउट हो चुके हैं। अब टोटल मैच आ गया था आपके किंग साहब पे, बाबर आजम पे। नो डाउट बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो T20 के अंदर जो आजकल की गेम है उसके अंदर वो सूटेबल नहीं है। पहले जब 2021 तक वो खेलता रहा है तब तक वो सूटेबल था, तब इतना मतलब कि गेम जो है वो एडवांस नहीं था, इतना तेज नहीं था। 140 150 की तब गेम होती थी, तब आप वो खेल सकते थे, बना सकते थे। लेकिन अब गेम है 200 की, 190 200 220 230, अब तो 250 50 300 के आसपास भी जा रहे हैं। अब बाबर आजम T20 के लिए सूटेबल नहीं है। उसको वनडे आप खिलाएं, उसको टेस्ट खिलाएं। अगर आप उसको T20 में जबरदस्ती वो भी खेलता रहेगा और उसको आप खिलाते रहेंगे, तो उसकी जो वनडे की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी, जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी। अब उसको ये चीज खुद रियलाइज करनी चाहिए कि यार मैं मेरे से T20 नहीं खेला जाता, मैं वनडे और टेस्ट पे फोकस करूंगा। क्योंकि अगर उसको एक बड़ा प्लेयर, अजीम प्लेयर बनना है तो उसको रन्स बनाने पड़ेंगे, और रन्स वो तब बनाएगा जब वो एक मेंटल प्रेशर से, जो अब वो उसकी परफॉर्मेंस का उसके ऊपर एक प्रेशर है उससे बाहर आएगा। तो वो प्रेशर से कैसे बाहर आ सकता है? वनडे लंबी गेम है, उसके अंदर वो अपना टाइम लेके स्कोर बाद में अपना स्पीड बढ़ा सकता है। T20 के अंदर एक एक बॉल मैटर करती है। अब बाबर को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि वो खुद एंकर करता और साथ वालों को अपना रोटेट करता रहता कि वो आके शॉट्स खेलें। अच्छा क्या होता है जी, उस्मान खान आते हैं, उन्होंने 2 चौके लगाए हैं अक्षर पटेल को, फिर एक सिंगल किया, बाबर ने शायद रोकी है और अगली बॉल पे उसको क्रॉस खेलने गए। मतलब उसने आगे उसको फ्लाइट दी है अक्षर पटेल ने,
बाबर ने क्रॉस खेला और वो बोल्ड हो गए। ठीक है, मैच वहीं पे खत्म। उसके बाद आ गए जनाब आपके शादाब साहब, द ग्रेट ऑलराउंडर। उन्होंने पता नहीं कौन सी पारी खेली है, उसकी भी कोई समझ नहीं। अच्छा, मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही कि उस्मान खान जो टेक्निकली बिल्कुल वीक है, उसकी कोई टेक्निक नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि वो किधर शॉट खेल। अगर आप उसको मतलब प्रॉपरली देखें ना कि उस्मान खान किस तरह खेलता है, अब वो जिधर शॉट खेलता है ना, आपको नहीं लगता कि इसने इधर मारी थी। अगर मतलब कि वो, मैं बताऊं, अगर वो कवर्स पे खेलना चाहेगा ना, तो वो बैट कवर्स की तरफ लेके जाएगा, बॉल उसकी मिड ऑन की तरफ जाएगी। इस तरह का वो प्लेयर है। उस बंदे ने 40 प्लस स्कोर कर लिया है। तो बाकी ये जो इतने नाम नेहाद आपके प्लेयर हैं, जो डॉक्यूमेंट्री साहबजादा फरहान साहब और दो लुक सिक्सर वाले अपना सैम अयूब साहब, द ग्रेट सलमान अली आगा साहब, यार बात ये है कि आप अगर फाइट करके हारते ना, कि आपका 175 का टारगेट था, आप 150, 160, 165 रन बना लेते तो कोई मसला नहीं था। हमें नजर आता, हम अंधे नहीं है, हमें पता होता कि यार कोई नहीं, लड़कों ने फाइट किया है। लेकिन इस तरह वन साइडेड हार रहे हैं और इतनी जिल्लत के साथ आप हारे हैं। आप लोगों ने पहले बॉयकॉट किया, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तो उस सारा जो ड्रामा था, या वो जो सारा जो अपने हाइप बनाई थी, उसका क्या फायदा हुआ? उल्टा सारी चीजें हमारे अगेंस्ट चलेगी। अब इंडिया वालों को एक आपने और मौका दे गया कि जनाब ये हमसे डरते थे इसलिए उन्होंने बाइकआउट किया था। इनको वो बांग्लादेश वाला प्यार नहीं था, चाहे आपने बांग्लादेश के लिए किया हो, लेकिन उनके माइंड में उनको आपने एक और आपने एक चुटकुला दे दिया, वो यही कहेंगे कि जनाब ये हमसे डरते थे, इस वजह से इन्होंने वो बांग्लादेश वाला बहाना किया और बाइकआउट कर लिया। तो आपके वो बाइकआउट करने का क्या फायदा हुआ? मतलब आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी, आपको चारों खाने चित किए हैं इंडिया वालों ने। और एंड पे आके उन्होंने अपने जो मेन बॉलर है उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई, उन्होंने आपको रिंकू सिंह आपके सामने डाल दिया, तिलक वर्मा आपके सामने डाल दिया, और वो आपको आउट कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म वाली क्या बात होगी, क्योंकि आपके चेजे लेके आपको उन्होंने हराया है। और हम आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जी, नहीं हम 20-30 रन शॉर्ट थे, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। यार कब तक हम ये सेम चीज सुनते रहेंगे? पहले बाबर था, वो यही कहता कि हम 15-20 रन शॉर्ट थे, या अगर वैसे होता तो कहता 15-20 रन हमने ज्यादा खा लिए। तो यार ये इस तरह एक्सक्यूजेस वाली गेम नहीं होती। आपने ग्राउंड के अंदर जब आप चले गए हैं तो आपका 110% आपने विन करने के लिए जाना है, आपकी वो फाइट नजर आनी चाहिए। लेकिन कल आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो थी। जैसे ही शहीन को उसने चार्ज किया ना, ईशान किशन ने जब 2-3 शॉट्स लगाई हैं, तब से हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फ्लॉप। हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी जैसे ये अभी मर रहे हैं। इनको ना, इनके ऊपर किसी ने बंदूकें तान के रखी है कि तुम लोगों ने एक्टिव होकर नहीं खेलना। कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करने आ रहा है, कोई फील्डिंग, और शादाब साहब फील्डिंग मिस कर रहे हैं। पता नहीं अजीबो गरीब इनके वाकयात थे। अब बात की जाए ना कि हम लोग जितना मर्जी कह लें कि फलां ने अच्छा नहीं किया, फलां ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका मसला पता है क्या है? अगर हम कंपैरिजन करें ना उसका, ईशान किशन का और साइम अयूब का, साइम अयूब कितना एक डोमेस्टिक खेला हुआ है, आप लोगों को पता होगा कितना डोमेस्टिक मैच खेला है, 1-2 सीजन खेला होगा। ईशान किशन उनका तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से आईपीएल खेल रहा है, और पिछले 5-6 साल से उनका डोमेस्टिक खेल रहा है। ईशान किशन को 2000 मेरे ख्याल से 22 या 23 के अंदर टीम से बाहर किया गया था, उसके डिसिप्लिन की वजह से, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। और 3 साल बाद वो वापस आया है, और एक खूनखार जो होता है ना भेड़िया, एक शेर बन के आया है, और उसने साबित किया है कि वो, उसकी सिलेक्शन क्यों हुई, और उसने अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। उसके ऊपर डबल प्रेशर था कि वो उनके फ्यूचर का कैप्टन जो है शुभमन गिल, उसको रिप्लेस कर रहा था। अगर एक मैच के अंदर भी वो परफॉर्मेंस ना करता तो उसको टीम से उठाकर उन्होंने बाहर फेंकना था, शुभमन गिल की वजह से। लेकिन वो एक बंदा एक प्रोसेस से गुजर के आया है, वो उसको मैच प्रैक्टिस थी, उस वो अपने रिदम में आया, अपने कॉन्फिडेंस में आया, अपने स्किल्स को इनहेंस करके आया, और उसने वो चीज साबित की। इसी तरह उनका जो है तिलक वर्मा, देखो उनके डोमेस्टिक की पैदावार है, आईपीएल इतने साल से खेल रहा है, रिंकू सिंह का भी यही है। उसके बाद शिवम दुबे इतने साल से आपका आईपीएल खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है। हार्दिक पांड्या, जब भी उस बंदे के ऊपर डाउनफॉल आता है तो वो ऐसा कमबैक करता है कि पूरी दुनिया को हैरान कर देता है कि इस जैसा भी प्लेयर हो सकता है, इस जैसा भी कमबैक हो सकता है।
उसके बाद उनका जसप्रीत बुमराह है, उनका वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव तो हमारे अब्बू जी हैं, उनका तो हमें पता ही नहीं होता कि उसकी बॉल को हमने कैसे खेलना है। फिर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, बहुत कमाल की उनकी बॉलिंग थी। एक और चीज जो उनमें और हमारे अंदर फर्क है, एक तो मेंटल बैरियर है कि हमारा जो है ना प्रेशर जो हम जल्दी ले जाते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोई डोमेस्टिक या उस तरह के प्रोसीजर से होकर मोस्टली नहीं आए, ज्यादातर पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आगे आगे। बाबर भी आपका इतना डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ, साइम भी इतना नहीं खेला हुआ, आगा सलमान भी शायद इतना नहीं खेला हुआ डोमेस्टिक। तो साहिबजादा फरहान एक बंदा जो डोमेस्टिक खेला हुआ लेकिन वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वो बस वो चल सुचल वाला प्लेयर, अगर वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है, इंडिया की जो टीम है उनका हर बंदा हर स्पॉट के ऊपर परफेक्ट है, ठीक है। जो बंदा जिस नंबर पे चाहिए, मतलब कोई 3 नंबर का प्लेयर है तो उसको 3 नंबर के ऊपर ही रखा होगा, 4 नंबर का प्लेयर है तो उसको 4 नंबर पे रखा होगा, जो ओपनर है उसको ओपनर रखा हुआ है, जो आपका 5 नंबर का प्लेयर है वो 5 नंबर पे, जो 6 नंबर का वो 6 नंबर पे, जो 7 नंबर का वो 7 नंबर पे। हमारे क्या है, हमारे पहले 4-5 जो है ना वो सारे ही ओपनर है। आपका सामी ओपनर, आपका उस्मान खान ओपनर, आपका साहिबजादा फरहान ओपनर, आपका बाबर आजम ओपनर। उसके बाद हाँ, ख्वाजा नाफे है, वो भी ओपन करता है, हसन नवाज पहले था वो भी ओपन करता था, फखर जमान वो भी ओपनर। तो हमारी जो टीम है ना सारे ओपनर्स ही हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल नहीं है, हमारा ओपनर होता है और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर है बस, जो हमारे ऑलराउंडर्स। दरमियान में जो मिडिल ऑर्डर वाला है ना सेक्शन, वो हमारी टीम के अंदर नहीं है। हमने जबरदस्ती जो हमारे ओपनर्स हैं उनको घुसाया हुआ है मिडिल ऑर्डर में। और जब इस तरह की टीम होती है, मतलब वो क्या कहते हैं, दुआओं दुआओं पे और फूंकों पे चलने वाली टीम होती है, तो वो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देती है। आप लोगों को ये चीज रियलाइज करनी होगी, हमारे पीसीबी को, हमारे सिलेक्टर्स को, हमारा जो मतलब मैनेजमेंट है, कि हमने ऐसे अपना बैट्समैन या ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं डेवलप किए कि जो नंबर 3 पे खेल सकते हो, नंबर 4 पे खेल सकते हो, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे। हमारे यहाँ जो भी आता है जी ओपनर है, जो भी आता है जी ओपनर है। तो भाई ओपनर सिर्फ 2 बंदे ही खेल सकते हैं, सारे ओपनर आप टीम में नहीं खिला सकते। आपके पास न्याजी था, उसको आप लेके आते मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपके पास अब्दुल समद है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आप ग्रूम कर सकते हैं, उनको ग्रूम कर सकते थे, ताकि वो आते और आपको वो डिलीवर करके दिखाते, उनके ऊपर आप कॉन्फिडेंस शो करते कि यार आप हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स के 10 ईयर्स का प्लान है, आपने अपने जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस करना है और हमें मैचेस जितवा के देने हैं। तो जब आप इस तरह उनको एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू लेके आते, तो वो आपको परफॉर्मेंस देते, उनको अपने स्किल्स के ऊपर बिलीव होता, वो आपको वो डिलीवर करते, आप उनको मतलब कि मोटिवेट करते, तो ज़ाहिर-सी बात है आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके मैचेस आपको विन करवाते। इनसे तो कम से कम वो बेहतर ही होती है, उनकी फिटनेस बेहतर होती है। आपके प्लेयर्स की फिटनेस नहीं है, शाहीन भी फिट नहीं है, बाबर भी उस तरह से फिट नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब अगले मैच में ये क्या करते हैं। मेरे ख्याल से 3-4 चेंजेस होने चाहिए। शादाब को बिठा के आप ख्वाजा नाफे को लेके आएँ, और उसके बाद साइम अयूब जो है, साइम को तो खैर अभी चलाएं क्योंकि वो आपका बॉलिंग अच्छी कर रहा है। उसके बाद बाबर को बिठा के फखर जमान लेके आए और शाहीन की जगह पे सलमान मिर्जा लेके आए, और किसी ना किसी तरह एडजस्ट करें। अगर फ़हीम से आपने बैटिंग नहीं करवानी, तो मतलब बॉलिंग नहीं करवानी, तो आप नसीम शाह को लेके आए। तो आप प्रॉपर कम से कम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो आप बॉलिंग तो कम से कम कंप्लीट खिलाएं। आपके पास एक शाहीन था, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ सलमान मिर्जा होता साथ में या नसीम शाह होता, तो आपके पास एक एज होता कि आप जो फास्ट बॉलर है उसको रोटेट कर सकते हैं। एक नहीं परफॉर्म करा तो दूसरे से आप ओवर करवा सकते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक था, दूसरा था फ़हीम अशरफ, उसे हमने बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो आगे हमारा नमीबिया के साथ मैच, अगर हम वो जीत जाते हैं तो फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर हम नहीं जीतते तो फिर हम घर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की बजाय अमेरिका को क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले। और जिस तरह से उन्होंने इंडिया को बिल्कुल गले से पकड़ा हुआ था, उस दिन अगर सूर्य कुमार अच्छी इनिंग ना खेलता तो आज इंडिया को भी लाले पड़े होते और अमेरिका टॉप पे बैठा होता टेबल की। लेकिन वो उस दिन सूर्य कुमार का दिन था और वो जितवा गया। तो
हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए। खैर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा यही होता है कि पाकिस्तान हमेशा अच्छा खेले, जीते, सेमीफाइनल में जाए और फिर आगे फाइनल में। मेरी ये उम्मीद होगी, मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच हो और पाकिस्तान वहां पे फाइनल के अंदर इंडिया को हराए और इस तरह हराए कि हमें भी समझ आ जाए कि यार हमारी टीम अच्छी है, इनके अंदर पोटेंशियल है और ये बहुत सारे अच्छे मैचेस जीत सकते हैं और अच्छी टीम्स के सामने जीत सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, बाकी दुआ ही है, हम लोग दुआ कर सकते हैं। बाकी परफॉर्म तो उन्होंने करना है, वहां पे ग्राउंड में डिलीवर भी टीम ने करना है। हमारा काम है दुआ करना, तो वो हम हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और अपनी टीम की भलाई के लिए करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।